नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर JNGS जनरल स्टडीज पेपर के सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज संपूर्ण रिवीजन कराया जा रहा है, जो किसी भी जनरल स्टडीज की परीक्षा में आपको सबसे बेहतर कंटेंट के साथ मदद करेगा। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, बिहार SSC, RRB NTPC और SSC, CGL, CPO, GD, MTS वगैरह। GS अगर है तो ये सीरीज आपके लिए है। GS यानी कि जनरल स्टडीज, और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे सब्जेक्ट वाइज कराया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वहां पर दिखेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए, फिर दूसरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह सीरीज किसके लिए है? तो उन सारे एस्पिरेंट के लिए है जो भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जहां GS नाम की कोई चीज़ है, यानी जनरल स्टडीज पेपर से सवाल आते हैं। GS अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है। इसमें साइंस और सोशल साइंस के विषय इंक्लूड होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये तमाम सब्जेक्ट इसमें आते हैं। और ये GS इन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खास करके बिहार के एग्जाम में तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे बिहार दरोगा में लगभग 90 क्वेश्चन GS से होते हैं। BPSC की अगर बात करें तो 150 में से 140 क्वेश्चन GS से ही होते हैं। बिहार SSC में 75 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से होते हैं सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में GS आपका अहम रोल निभाएगा, और ये सीरीज आपके लिए एक हीरो सीरीज के रूप में काम करेगा। चलिए बात करते हैं। आज का जो सेशन है वो टॉपिक नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए, तो इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है यहाँ हम उसको स्लाइड में देख पाएंगे। तो कंटेंट है, मैं पहले बता दूं, ये कंटेंट बहुत ही बेस्ट है। इसी कंटेंट से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं या फिर सवाल बनते हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखें और फिर किसी भी परीक्षा का GS का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसी तरह के सवाल मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला कंटेंट, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। तो मुगल सम्राट जो थे उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो था मुर्शिद कुली खां। 1717 से 1727 इसका सेशन रहा। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां लाया? तो मुर्शिदाबाद लाया। ढाका से कहां लाया? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? अलवर्दी खान। अलवर्दी खां बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने मधुमक्खियों से यूरोपियों की तुलना किया और कहा कि यदि इसको सेवेंगे तो मीठा शहद देगा, और यदि इसको तंग करेंगे तो ये काट काट करके मार देगा। आगे बढ़ते हैं। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। इसके शासनकाल में सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव और सिराजुद्दौला। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स का जो कंटेंट है वो उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे और अच्छे से आपको देखने की जरूरत है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, सही बात है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। दोस्तों, ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 बिहार पुलिस में ही, आप प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का लगाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये सवाल कई बार पूछा गया। तो कभी पूछ लेता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, कभी पूछ लेता है कि इसमें कौन हारा, कभी पूछ लेता है ये किसके किसके बीच हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुआ। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। तो इसी ने, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, बहुत चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, लेकिन अपने ने ही उन्हें धोखा दिया। मीर जाफर उनकी अपनी सेनापति के सेना के सेनापति थे जो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए थे। प्लासी के युद्ध के
समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। तो ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात वही मीर जाफर बना, जो कि सेनापति था। चूंकि मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यही संधि हुई थी कि मैं राजा को धोखा दूंगा और उसे मार दूंगा, मरवा दूंगा, और आप मुझे राजा बनाना, यानी कि बंगाल का नवाब बनाना। तो वो कहते हैं ना कि दुख दर्द अपने तो ही देते, वरना गैरों को क्या पता कि दर्द कहाँ से होता है। वो दिलवाले मूवी का एक डायलॉग था कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो मीर जाफर तो अपना ही था, बंगाल का नवाब का सेनापति था, और इसी ने लूटा। देखिए, इसीलिए 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने यहाँ कंट्रोल किया, ऐसे ऐसे लोगों के कारण। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो 23 जून 1757 का जो युद्ध हुआ प्लासी का, ब्रिटिश प्रभुत्व वहां से शुरू हो गई और पूरी तरह से कंप्लीट हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि, और 1764 में हुई बक्सर का युद्ध। तो काफी इंटरेस्टिंग घटना रही इतिहास की ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफर था, जो विश्वासघात युद्ध किया, है ना। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय, एकदम सही बात है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। ये पीपीटी फिर से रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं, उम्मीद करेंगे कि आप इग्नोर करिए। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? 1757 प्लासी के युद्ध से। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण घटना और उनकी तिथियों एक साथ देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण घटना ये है और ये इसका तिथि है। तो ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 सॉरी। देखिए, बिहार पुलिस जो है, बड़ा सवाल थोड़ा सा उसके बिना सिर पैर के सवाल होते हैं, कभी डेट पूछने लगेगा, कभी कुछ, तो चीज़ों को थोड़ा सा एलिब्रेट करके पूछिए। हर जीएस जो होता है ना, जीएस, लोग सोचते हैं कि जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी भी एक दायरा है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ये काफ़ी वीवीआई है, काफ़ी वीवीआई है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ये भी वीवीआई। दोनों कई बार बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है, इनफैक्ट बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, जिसकी चर्चा अभी मैंने किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765, और बनारस की संधि हुई 1773। तो ये स्लाइड से क्वेश्चन आते रहते हैं, आप जरूर इसे देखते रहें। चलिए अगला कंटेंट है हमारा। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। तो आखिरकार बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 3 सेना लड़ी थी। कौन कौन लड़ी थी? तो एक सेना लड़ी थी दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के। दूसरा शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, यूपी अवध, और एक था मीर कासिम जो बंगाल का नवाब हुआ करता था। तो बंगाल का नवाब, यूपी का नवाब यानी अवध का नवाब, और दिल्ली का मुगल। तो ये 3 सेना, तीनों की सेना मिलकर के, और वर्सेज में थे अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका जो सेनापति था हेक्टर मुनरो था। लेकिन अंग्रेज जीत गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, त्रिकूट सेना हार गई। काफी अचंभित बात है दोस्तों। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। कई बार यह सवाल पूछा गया है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर साहब। आगे बढ़ते हैं। और लड़ा कौन था? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। ये सवाल कई यूपीएससी में भी पूछा गया है कि किस संधि कब हुई और किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने
भारत पर एक गुलामी का जो बीज है वो बो दिया, तो वो था बक्सर का युद्ध 1764, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता था? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसी के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गुलामी को पैदा कर पाई, अर्थात बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कंट्रोल किया पहली बार। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ही स्लाइड में देखते हैं, क्या देखते हैं? तो उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। उत्तर का मतलब इतिहास में होता है कि मुगल के बाद, मुगल के बाद, मुगल जब था उसके उत्तर, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं तो मेरे बाद जो आएंगे वो कहलाएंगे मेरे उत्तर। तो राज्य, संस्थापक काल, स्थापना काल और संस्थापक। तो बंगाल की स्थापना हुई 1727, मुर्शिद कुली खां इसके संस्थापक थे। उसके बाद हैदराबाद 1724, निजाम उल मुल्क ये थे संस्थापक। भरतपुर 18वीं शताब्दी, चुरामन और बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी, सादुतुल्ला। उसके बाद अवध, सादत खान। अवध 1722 से 24, सादत खान। कई बार ये सवाल पूछा है VVI। जयपुर 18वीं शताब्दी, सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी, मोहम्मद खां वंश। और मैसूर हैदर अली, कई बार पूछा गया 18वीं शताब्दी। ये VVI कई बार पूछे गए। उसके बाद आपका मैं बता देता हूँ, ये VVI ये आपका कई बार पूछा जा चुका है अब तक। उसके बाद आपको जो VVI की कैटेगरी में आती है वो है ये कर्नाटक। उसके बाद आपका ये हैदराबाद और बंगाल, ये सारे VVI कंटेंट में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। मजा आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। तीसरा टॉपिक लेते हैं, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो क्षेत्रीय राज्य के बारे में कंटेंट ये रहा आपके सामने। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? महाराणा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। महाराणा राजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सहसूजा से प्राप्त किया था। अफगान के एक राजा थे सहसूजा, सॉरी अफगान नहीं, ये मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, बहुत बाद के थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई। आगे बढ़ते हैं। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वाह, क्या महान राजा हुआ। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? लाहौर की संधि 1846। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। कई बार पूछा जा चुका है। तो महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं एक नजर, एक बॉक्स एक स्लाइड में। पुरंदर की संधि 1665, बड़गांव की संधि 1779, सलवाई की संधि 1782, देवगांव की संधि 1803, ये बिहार एसआई में पूछा हुआ है। सलवाई की संधि 1782, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना का संधि 1817, लाहौर का संधि 1846, उसके बाद अमृतसर की संधि 1809। तो तमाम संधि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी PSC में पूछा जा चुका है। तो ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये रिवीजन कंटेंट है, टारगेटेड कंटेंट है, जो सारे GS रिलेटेड एग्जाम को हिट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ। देखिए जलिया वाला नहीं है, चिलिया वाला है। ये 1849 की बात करी जा रही। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित हुई? हैदर अली। मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। चलिए एक स्लाइड में देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। क्या देखते हैं? यह है युद्ध वर्ष, शासक, बंगाल का गवर्नर, संधि, विशेष।
तो चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, काफी भी आई है। मैसूर का शासक था हैदर अली, आंग्ल का मतलब अंग्रेज, मैसूर का तो मैसूर। बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेरलेस्ट, और ये जो युद्ध हुई ये समाप्त हुई वो मद्रास की संधि 1769 से। तो विशेष इसमें क्या हुआ, तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। तो पहली जो संधि थी उसमें हैदर अली एक तरह से जीत गया। चलिए दूसरा युद्ध देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ 2018 वाले बैच में। मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली। बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये युद्ध समाप्त कैसे हुई, तो मंगलौर की संधि हुई 1784। हुआ क्या, हैदर अली की मृत्यु हो गई, सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। किसके, टीपू सुल्तान, हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान। तो हैदर अली बीमारी से मरे, ऐसे युद्ध में नहीं मरा, बीमारी से मरा उन्होंने, जो कहा जाता है इतिहास में। तो उसका जो हेड लिया वो लिया टीपू सुल्तान, उसका पुत्र। उसके बाद यह युद्ध नतीजा पे नहीं आया, और लेकिन ज्यादातर स्थिति में टीपू सुल्तान ही जीत की ओर अग्रसर थे। आगे बढ़ते, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुई। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक हुए, बाप मर गए तो बेटा हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792। बिहार एसआई में पूछा गया है ये कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, 1792 में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई इस युद्ध में, यानी तीसरे में जाके टीपू सुल्तान थोड़ा क्या हो गया, कमजोर हो गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान था, लॉर्ड वेलेजली था, मैसूर शासक की सहायक संधि हुई और टीपू सुल्तान मारा गया, मौत हो गई। और फिर अंग्रेजों ने वाडियार वंश की स्थापना कर दिया वहां। ओके, तो आपने देखा पहला जो युद्ध हुआ तो उसमें हैदर अली लगभग जीत रहा था, द्वितीय में हैदर अली मरा, टीपू सुल्तान भी जीत की और अग्रसर थे। तृतीय में टीपू सुल्तान की स्थिति बहुत कमजोर हुई और चतुर्थ में टीपू सुल्तान मारा गया 1799 में, मर ही गया बेचारा, तो बात ही खत्म हो गई। क्या संधि क्या होगी फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कंटेंट नीचे छूट रहा है। सिख साम्राज्य, क्वेश्चन कह रहा है सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने नेपोलियन से किया था। अच्छी बात है। जो अगला टॉपिक है वो हमारा ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां हैं। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब हुआ, तो मैंने बताया पहले ही, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू है, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ये वही लड़का है जिसने अंग्रेजों को एक नई जन्म दिया, भारत में गुलामी का प्रतीक बनाया भारत को। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन कई बार बिहार एसआई में तो पूछा है, ये बीपीएससी में भी आया हुआ है। बीपीएससी में आप प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा, पीवाई की। वारेन हेस्टिंग्स साहब थे जिन्होंने द्वैत शासन समाप्त कर दिया। द्वैत शासन क्या है, द्वैत शासन समझते हैं आप कभी? देखिए वैसे तो फाउंडेशन बैच में आप पढ़ेंगे तो द्वैत शासन का मतलब समझाऊंगा मैं। द्वैत शासन जो होता है डुअल गवर्नमेंट होता है। जैसे कि एक होता है प्रशासन, प्रशासन बड़ा पेचीदा चीज होता है क्योंकि आपको सब कुछ संभालना है। और एक होता है रेवेन्यू, टैक्स जनरेट, है ना, राजस्व जिसे कहते हैं, राजस्व, रेवेन्यू, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो प्रशासन कोई और देखेगा, रेवेन्यू कोई और लेगा। आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC, जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, ये जो कंपनी थी ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहती थी। तो मुनाफा तो राजस्व वाला डिपार्टमेंट ले लेती थी, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट दिया जाता था, प्रशासन दे दिया जाता था मुगल बादशाहों को और राजस्व ले लिया जाता था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव ले लिया। लेकिन पहली बार 1772 में गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसने कहा नहीं, ये द्वैत शासन होगा ही नहीं, एक ही शासन होगा और जो हम ही संभालेंगे। अच्छी बात है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता था वारेन हेस्टिंग्स। तो जो न्याय व्यवस्था आप देख रहे हैं वो न्यायिक सेवा को जन्म दिया भारत में वारेन हेस्टिंग्स। उम्मीद करते हैं कि आप द्वैत शासन को भी समझ पाए होंगे। वैसे मैं एक फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे चला रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा हिस्ट्री फाउंडेशन, तो वहां जाके आप इन चीजों को कंसेप्टली पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत अच्छा कंटेंट है, ये सवाल बनता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो कई सारे सवाल इस कंटेंट से आ जाएंगे आपके। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष 1863 में भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, सत्येंद्र नाथ टैगोर को।
चलिए एक ही स्लाइड में देख लेते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग कौन कौन से बने। एचिसन आयोग आया 1886 में लॉर्ड डफरिन के समय। इसरलिंगटन आयोग आया 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। और ली आयोग 1923 में आया लॉर्ड रीडिंग के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंटेंट हमारे पास आया है वो ये है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग ने ली थी? तो ली आयोग ने ली थी। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, आप जरूर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। ओ माय गॉड, कई बार सवाल पूछा, एकदम VVI कंटेंट है दोस्तों। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। व्यापगत का सिद्धांत यानी राज्य हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। बीपीएससी तो कई बार पूछा है, साथ में बिहार दरोगा भी पूछ लिया है इसका क्वेश्चन को। ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है कि व्यापगत का सिद्धांत यानी राज्य हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? तो इसमें यही कहा गया कि जो भी भारत के छोटे छोटे राज्य हैं और जो उसके शासक हैं, यदि उसका अपना कोई बेटा नहीं है तो वो जो राज्य है वो कंट्रोल में चला जाएगा किसके? अंग्रेजों के, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। इसी चक्कर में फंसी थी झांसी की रानी, याद होगा आपको, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी जो थी उसका जो एक पुत्र था दामोदर, आपको याद होगा, दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब एडॉप्टेड सन था, उसने गोद लिया था, क्योंकि उसके जो पति थे गंगाधर राव, उनसे उनका पुत्र प्रदान नहीं हो पाया और वो बेचारे मर गए। तो इसने दत्तक लिया यानी गोद लिया दामोदर को, और वही जो फोटो में दिखाया जाता है पीठ पर बांधकर घोड़ा से लड़ती हुई नजर आ रही थी। तो वही नीति के तहत झांसी को अपनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और झांसी की रानी इसका विरोध किया और युद्ध हुआ, लेकिन फिर युद्ध में वो मारी गई। आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ, उन राज्यों के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो पावर ऑफ हैंड ओवर द पावर, यानी वो राज्य जो राज्य अंग्रेजों की सहमति से बनी, सहयोग से बनी, उसका पावर जिस राजा के पास है, वो राजा का उत्तराधिकारी अगर नहीं हुआ तो वो गोद लेकर किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य, यानी राज्य हड़प की नीति के द्वारा कौन कौन राज्य लिया गया? सबसे पहला था सतारा 1848, उसके बाद था जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 और अवध 1856। तो ये झांसी देख रहे हैं आप, इसीलिए 1853 में इसे हड़प लिया गया, इसलिए 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ कूद गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो कंटेंट हमारा है यह है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, मॉस्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? लॉर्ड कैनिंग। 1856 का जो भीषण 1856 तक तो रहा था लॉर्ड डलहौजी, और 1857 में आया लॉर्ड कैनिंग साहब आए 1857 में, और इसी समय एक भारत में क्रांति हुई जिसे कहते हैं 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर शासन कौन ले गया? ब्रिटेन की संसद शासन करने लगी। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करने, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। वाह। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग 1880 भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता। अस्थायी स्वशासन, स्वशासन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि भारत में एक पंचायती राज है, गांव में गांव का सेल्फ शासन है, मुखिया जी हैं, डेवलप करते हैं, ये होता है स्थानीय शासन। आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट में।
चलिए, ब्रिटिश में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कब कब अधिकार किया? तो देश नेपाल 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स, सिंध 1843 लॉर्ड एलनब्रो, भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस और बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट है हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे रिलेटेड कंटेंट देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट के इस वीडियो में। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। काफी वीवीआई सवाल है दोस्तों, कई बार बीपीएससी में पूछा गया। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये भी बीपीएससी में सवाल पूछा है। सोचिए ना, लिबरल पार्टी से ये लड़े 1892 में और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए, यानी कि यूके के संसद बन गए भाई साहब। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने दिया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की सर्वोत्तम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनीपाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? रतन टाटा, सॉरी जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। रतन टाटा तो उनके बेटे हैं, माफ कीजिएगा। जमशेदजी टाटा, इसी इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर झारखंड में एक जंक्शन का ही नाम रखा गया था। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी द्वारा। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित हुई? कवासजी डाबर द्वारा। तो ये उस समय की बात है जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी अंग्रेजों का शासन था, और भारत के कुछ चुनिंदा लोग अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, अर्थव्यवस्था पे अपनी भूमिका दे रहे थे, कई फैक्ट्री उद्योग लगा रहे थे। वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा था। क्यों? क्योंकि ये इस समय थे रॉबर्ट क्लाइव, काफी डाकू जैसा व्यवहार किया भारत के लोगों के साथ। प्रमुख कृषि पद्धति और उसकी विशेषता देख लेते हैं एक बार एक स्लाइड में। तो कृषि पद्धति प्रथा क्या थी? 3 कठिया प्रथा, आपने सुना ही होगा। 3/20 वाली व्यवस्था। 1917 आपको याद ही होगा, चंपारण सत्याग्रह। तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20% भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसे ही गांधी जी ने खत्म कराया था, आपको याद होगा हिस्ट्री में। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी, ददनी प्रथा ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की जो व्यवस्था है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ये व्यवस्था पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुई: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो और महालवाड़ी होल्ट मैकेजी। ओके, अब ये कहाँ कहाँ ये व्यवस्था लगा था तो वो भी देख लीजिए। तो अगर हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया, वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक यानी समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भाग था। भू अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दे दिया गया, यही था परमानेंट सेटलमेंट, जिसे आप अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने लाया। बम्बई, मद्रास, असम समस्त ब्रिटिश भारत का 51% लाया गया। भूमि का मालिक किसान हो गया, यही थी रैयतवाड़ी। भूमि का मालिक कौन था? किसान। आगे है महलवाड़ी होल्ट मैकेजी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रांत, पंजाब समस्त ब्रिटिश भारत का 30%। भूमि पर गांव का अधिकार था, तो गांव का एक महाल होता था, एक मुखिया जी टाइप में, और वही महाल सारा टैक्स लेकर अंग्रेजों को देता था। तो ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ पर उसके डिटेल्स भी ये देखिए। अस्थाई बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार की राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी। यहाँ देखिए ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी, और यहाँ ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी मुखियाओं को थी।
टैक्स का जो दर था वो यहाँ 30 से 55% या 60% तक था, तो सबसे ज़्यादा दर जो है इसी में था। प्रभाव क्या हुआ, इस तीनों टैक्स लगाने से क्या क्या प्रभाव हुआ, चलिए नीचे देखते हैं। तो प्रभाव ये हुआ कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों की दरिद्रता हुई, कृषि में ठहराव हुआ और पुराने जमींदार का उन्मूलन तथा नए जमींदार का उदय हुआ और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। कुल मिला के ये सारे फॉल्टनेस देखने को मिले इन तीनों व्यवस्थाओं का। तो आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई, तो रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है, भू राजस्व के निर्धारण से। आगे बढ़ते, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। रेलवे का जनक डलहौजी के प्रयास के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। आगे बढ़ते, तो ये थी पूरी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। 4 से 5 लेक्चर में पूरा हिस्ट्री में कंप्लीट कर दूंगा, आप जरूर रिवीजन कीजिए। जीएस कहीं से भी आए यहीं से आएगा। संपूर्ण इतिहास का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जबरदस्त कंटेंट है जो किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी, बिहार एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये जीएस रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें जबरदस्त आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करेगा, तो देखना ना भूले। इसी तरह सारे विषयों का आपकी सुविधा के लिए सेपरेट चला दिया मैंने। देखिए एक ही साथ 10-20 सवाल 5 हिस्ट्री से 5 पॉलिटी से लेने से अच्छा है कि आप एक साथ हिस्ट्री तो हिस्ट्री, पॉलिटी तो पॉलिटी, इस तरह पढ़ें। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, देखिए पॉलिटी है, भारत की राज्य व्यवस्था, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो सारे विषयों का सेपरेटेड वीडियो है ताकि आपको रिवाइज करने में, पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। अगर बायोलॉजी का रिवीजन करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाएं, बायोलॉजी के सारे वीडियो खुल जाएंगे। तो इसी तरह से लगभग 5 से 10 वीडियो में हर विषय का 5 से 10 वीडियो रहेगा, आधे आधे 1 घंटे की, और पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स, पूरा हिस्ट्री में आपका कंटेंट जबरदस्त रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। संपूर्ण जीएस की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर फॉलो करिए। यहाँ बिहार पुलिस री एग्जाम का जो फुल मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, वो भी चल रहा है, तो आप उसे भी जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये सारे चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे इस प्यारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई भी समस्या है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और फिर अपनी तैयारी को और भी नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।